Hello everyone. Today I am going to discuss the introductory part of the CPC कि CPC को कैसे पढ़ना है कि वो इजीली हमें समझ में आ जाए। सी CPC को पढ़ने का एक सीक्वेंस है। लाइकवाइज जैसे कोर्ट में CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर चलता है, सिविल सूट चलता है, अगर हम CPC को उस तरीके से पढ़ेंगे तो CPC इज़ वेरी इजी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी CPC है ना, वो एक तरीके से जैसे सिविलाइजेशन का पार्ट है हमारा। सिविलाइजेशन में जो राइट्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हैंड इन हैंड। कोई भी राइट को अगर इन्फ्रिंज करता है तो वो पनिशेबल होता है। पनिशेबल क्यों होता है? ताकि सोसाइटी में एक लेसन जाए। अब बात आती है राइट्स की। राइट्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, सिविल राइट और क्रिमिनल राइट। सिविल राइट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लास्ट में सिविल राइट अगर हमारा इन्फ्रिंज हुआ है तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या होगा? लास्ट में हमें क्या रिजल्ट चाहिए उसका? रेस्टिट्यूशन इन डेकोरम बाय कंपनसेशन, या फिर वो जो चीज़ पहले थी उसी की तरह उसको कर दिया जाए। और क्रिमिनल राइट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पनिशमेंट। Now the question arises as we studying CPC, तो what are civil rights? See, civil rights are those rights which are enforceable in the civil courts. But exact definition जो इंटरव्यू आज क्वेश्चन है ये what are civil rights, ब्लैक डिक्शनरी देती है। Civil right are those right which are enforceable in the civil courts. Now question arises, what is the difference between civil right and civil proceeding? सी जितने भी सिविल राइट हैं वो सिविल नेचर के तो होते ही होते हैं, लेकिन जब उन सिविल राइट को एनफोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में चले जाते हैं तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स बन जाती हैं। कोई राइट हमारा सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ, उसके लिए रेमेडी के लिए हम कोर्ट चले गए, वो सिविल प्रोसीडिंग बन गई। नाउ CPC पढ़ रहे हैं, CRPC से CPC क्या डिफरेंस है इन दोनों का? CRPC में ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल के खिलाफ हम सूट फाइल करते हैं। CPC में प्रोसिक्यूटर होता है, यहाँ पे खुद उसको अपना एडवोकेट करना पड़ता है। नाउ हाउ सब्सटेंटिव लॉ अप्लाइज, दीज 6 आर द की पॉइंट्स जो हम CPC के इंट्रोडक्टरी पार्ट में जानना ज़रूरी है ताकि बेस क्लियर हो जाए। हाउ सब्सटेंटिव लॉ अप्लाइज, सब्सटेंटिव लॉ अप्लाई कैसे होता है? सबसे पहले ये देखते हैं सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है। जो लॉ राइट डिटरमाइन करता है उसे हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट CPC के लिए, सिविल लॉ के लिए, IPC क्रिमिनल लॉ के लिए, CRPC में। अब हाउ सब्सटेंटिव लॉ अप्लाई विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजरल लॉ, ये उसके थ्रू अप्लाई होता है प्रोसीजर लॉ के। और प्रोसीजर लॉ का जो बेस होता है उसका बेस नेचुरल जस्टिस होता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, नेचुरल जस्टिस बेस तो हो गया, लेकिन ये नेचुरल जस्टिस है क्या? नेचुरल जस्टिस, दिस क्वेश्चन इज अ इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछते हैं ये। सबसे पहला पॉइंट नेचुरल जस्टिस का, कोई भी इंसान अपने मैटर में जज नहीं बन सकता। दूसरा, नो पर्सन कंडेम्ड अनलेस बीइंग हर्ड, किसी को भी नकारा नहीं जा सकता जब तक उसकी बात ना सुनी जाए। तीसरा, अपॉर्चुनिटी देनी है उसको अपनी बात रखने की। चौथा, किसी पर्सन की लाइफ और प्रॉपर्टी का डिसीजन उसकी एब्सेंस में नहीं लिया जाएगा। ये हमारे की पॉइंट्स थे। दिस क्लियर आवर बेस ऑफ द CPC। नाउ अब आता है हाउ टू स्टडी CPC, हाउ CPC प्रोसीड। कोर्ट में CPC कैसे चलती है, कौन कौन सी सीक्वेंस पहले आता है। कोई भी अगर हमने सिविल सूट डालना है तो सबसे पहले हमने देखनी है जुरिस्डिक्शन कि वो जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, किस जुरिस्डिक्शन में डालना है, कौन सी कोर्ट में डालना है, कितने रुपए तक का मैटर है, क्या वो CPC के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए जुरिडिक्शन पहला पॉइंट। अब जुरिडिक्शन 3 टाइप की है।
टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेक्शन 1, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन सेक्शन 6, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन सेक्शन 9 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेरिटोरियल जुडिक्शन सेक्शन 1 की वो इस टेरिटरी में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, सीपीसी यहाँ पे लागू हो रही है या नहीं हो रही, तभी हम डालेंगे सीपीसी के अंडर। दूसरा पेक्यूनरी जुडिक्शन, जिस कोर्ट में डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिविल जज जूनियर डिवीज़न के में हम डाल रहे हैं, तो वो इतने तक का मैटर एंटरटेन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न में डालेंगे। अगर वो भी एलिजिबल नहीं है फिर एडीजे को डालेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब डीजे को होएगा, वो मार्क होएगी किसको कौन से एडीजे को जाएगी, या वो खुद रखेंगे। थर्ड वन, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, कि वो सीपीसी का मैटर है या नहीं है, किसी एक्सप्रेसली बार्ड में तो नहीं आ रहा या इम्प्लाइड बार्ड में तो नहीं आ रहा, मीन्स पहले डिसाइड तो नहीं हो चुका। रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, पहले डिसाइड हो चुका तो रेस जुडिकाटा, अगर पेंडिंग है अभी भी वही सेम मैटर का केस, रेस सब्जुडाइज आ जाएगा। लोकल और स्पेशल लॉ जो पहले से चल रहे हैं सेक्शन 4, रिवेन्यू मैटर्स के लिए अपना अलग लॉ है सेक्शन 5, प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट सेक्शन 7 एंड 8, इस तरीके से। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेकंड पॉइंट जुडिक्शन के बाद, कि सूट को हमने इंस्टीट्यूट करना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हाउ टू इंस्टीट्यूट दी सूट, सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 इस चीज़ को बताता है कि वो एफिडेविट होएगा, उसके साथ में डुप्लीकेट प्लेंट होएगी, उसके साथ में इस तरीके। वो जो सूट हम डाल रहे हैं वो कैसे डालेगा, वो कौन से प्रिंसिपल लेगा। ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स के प्रिंसिपल्स लेगा। ऑर्डर 7 प्लेंट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे अटैच, एडमिशन कैसे होएगा प्लेंट का, कौन कौन सी पार्टी बनानी है उस प्लेंट में हमने ऑर्डर 1। ऑर्डर 2 कि उस सूट के अंदर हमने कितने क्लेम्स डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रास्ता रोक लिया किसी ने, मेरे घर के आगे रास्ता रोक दिया उसने, बैरिकेटिंग्स वगैरह जो मर्जी लगा के उसने रास्ता रोक, जिस वजह से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, मैं जॉब पे नहीं जा पाया, इन वजह से ये मेरे 2 क्लेम्स हो गए, मेरे को डैमेजेस हुआ। तो वो दोनों एक ही सूट में डाल देंगे, उसको अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं। ये आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट की सीपीसी चलती कैसे। नाउ थर्ड पॉइंट, ठीक है सूट डाल दिया, फिर हमने दूसरी पार्टी को बुलाना है, नेचुरल जस्टिस आ गया हमारा, सम्मन देंगे डिफेंडेंट को, आइए भाई आपको सम्मन दे रहे हैं। इसके लिए हमारे पास ऑर्डर 5 है, सेक्शन 27, 28 और 29 है सीपीसी का। स्टेप 4, अगर पार्टी को सम्मन चला गया, पार्टी आती नहीं है, जिसने सूट डाला है प्लेंटिफ वो ही नहीं आता है, तो क्या होएगा। अगर प्लेंटिफ नहीं आता है तो डिसमिसल हो जाएगा सूट का, अगर डिफेंडेंट नहीं है तो एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा। नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी ये ऑर्डर 9 डिफाइन करता है। चलो अब पार्टी आ रही है, लेकिन हु में अपीयर, कौन आएगी, पार्टी इन पर्सन आएगी, किसी और बंदे को भेजेगी, वकील आएगा, इसके लिए हमारे पास ऑर्डर 3 है। पार्टी आ गई, वकील आ गया, जो भी पार्टी उसने भेजी है वो आ गई, फिर वो अपना रिप्लाई फाइल करेगा, WS रिटर्न स्टेटमेंट। ऑर्डर 8, उसमें उसका टाइम पीरियड है कितने दिन का है, 30 और 90 दिन का टाइम पीरियड है उसका। फिर उसने अपना WS फाइल कर दिया, फिर फर्स्ट हियरिंग आ गई कि फ़र्स्ट हियरिंग पे ये चीज़ सुनी जाएगी। एग्ज़ामिन किया पार्टी को ऑर्डर 10 में, अगर जज सेटिस्फाई हुआ तो ऑर्डर 14 में फ्रेम कर देगा इश्यूज़ 14 में। फिर अगर उसको लगा पहले हियरिंग पे डिसाइड हो जाएगा मैटर, तो ऑर्डर 15 में डिस्पोजल ऑफ सूट कर देगा। अगर उसने डिस्पोजल ऑफ सूट नहीं किया, डिस्कवरी कर दी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ कर दिया, देन वो डिस्कवरी करेगा। उसको चाहिए कि कुछ नई चीज़ें की ज़रूरत है मेरे को, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट करेगा, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा। इसके लिए हमारे पास ऑर्डर 11, 12, 13 है, जिसमें हमारे पास एडमिशन है, इंटेरोगेटरीज है और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। सेक्शन 30, 31, 32 भी साथ में पढ़ेंगे इन तीनों ऑर्डर के हम। डिस्कवरी कर ली, केस चल पड़ा, बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स पास करने ज़रूरी होते हैं कोर्ट को, जिसे हम इंटरिम प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, कमीशंस इशू करना है, ऑर्डर 26 है, अरेस्ट और अटैचमेंट करना है जजमेंट से पहले, ऑर्डर 38 है, टेम्परेरी इंजंक्शन है, ऑर्डर 39 है हमारे पास, रिसीवर को अपॉइंट करना ऑर्डर 40 है। सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑर्डर, सेक्शन 75, 76, 77, 78 है, ये हमारे पास है, 94 और 95 भी है हमारे पास इसके लिए।
इंटरिम के लिए। प्रोसीडिंग्स चल पड़ी, लेकिन सूट के बीच में कोई पार्टी मर जाती है, देन सूट क्या रुकेगा, ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा? इसके लिए हमारे पास ऑर्डर 22 है, वो बताता है। अब पार्टी कहती है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमें सूट और नहीं चलाना, केस नहीं चलाना, हमने विड्रॉ कर लेंगे सूट को। ऑर्डर 23 है उसके रिगार्डिंग। केस चल रहा है, ना पार्टी मरी है ना विड्रॉ किया है उन्होंने, विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी बीच में, उसके लिए ऑर्डर 16 है हमारे पास स्पेसिफिकली, सेक्शन 30, 31, 32 है। नाउ आगे विटनेस भी बुला लिए, उसके बाद पार्टी कहती है कि जी मुझे 1-2 डेट चाहिए एडजर्नमेंट की, मैं अभी ये पार्टी को एग्जामिन नहीं कर सकता, मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकता, उसके लिए ऑर्डर 17 है एडजर्नमेंट के लिए, नेक्स्ट डेट लेने के लिए। एक पार्टी मैक्सिमम 3 ले सकती है। नाउ 18 हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, की विटनेस को कैसे एग्जामिन करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होएगा, किस तरीके से करना है, कमीशन इशू करने हैं, कमीशन एग्जामिन करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास ऑर्डर 18 स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करता है इस चीज़ को, हियरिंग ऑफ सूट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वाली चीज़ को। लास्ट में हियरिंग होगी, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, देन जजमेंट एंड डिक्री, ऑर्डर 20 इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। देन जजमेंट आ गई, फिर अपील, अपील टू हायर कोर्ट, अपील टू फर्दर सेकंड अपील, that is called as second appeal, then appeal to Supreme Court। सबसे पहली अपील, फर्स्ट अपील, सेक्शन 96 to 99 रीड विद ऑर्डर 41। सेकंड अपील ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेकंड अपील होती है, सेक्शन 100 से लेके 103 तक डिफाइन है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकती है जो ग्राउंड मेंशन है 103 के अंदर। साथ में इसका ऑर्डर है 42। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर 45, सेक्शन 109 एंड 112, साथ में 109 टू 112। कई ऑर्डर हमारे अपीलेबल होते हैं, जो इंटरिम्स ऑर्डर वगैरह की हमने बात की, कई ऑर्डर हमारे अपीलेबल होते हैं कि उनके खिलाफ हम जा सकते हैं। जैसे कि इंजंक्शंस के ऑर्डर, स्टार्टिंग में हमने साथ में इंजंक्शन मांगी, जैसे सूट फाइल किया कि इसको जब तक डिसाइड नहीं होता हमें इंजंक्शन दे दी जाए, तो वो हमारे अगेंस्ट चली गई तो वो अपीलेबल ऑर्डर है। वो सारे ऑर्डर 43 रीड विद सेक्शन 104 में है हमारे। रेफरेंस क्या होती है, सेक्शन 103 और ऑर्डर 46 में डिफाइन है ये। रेफरेंस सिर्फ हाई कोर्ट को होती है, लोअर कोर्ट को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो वो रेफरेंस बना के उस पॉइंट की भेज देता है, प्लीज़ ये चीज़ मेरी क्लैरिफाई करिए आप, मुझे लॉ ये समझ नहीं आ रहा, ये लॉ पॉइंट समझ नहीं आ रहा। रिव्यू, CPC सिविल प्रोसीजर में हर कोर्ट के पास अपनी जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है, ये क्रिमिनल लॉ में कहीं नहीं है। ऑर्डर 47 सेक्शन 114 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। रिवीजन, CPC में रिवीजन सिर्फ हाई कोर्ट में लगती है, लेकिन CRPC में रिवीजन सेशन में भी लग सकती है, हाई कोर्ट में भी लग सकती है। सेक्शन 115 है CPC में। इसमें ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट ए था, वो ख़त्म हो गया है। नाउ हमारा सेकंड पार्ट क्या है, जजमेंट, अपील, सब कुछ डिसाइड होने के बाद एग्जीक्यूशन। ऑर्डर 21 इसको डिफाइन करता है, हाउ टू एग्जीक्यूट दी ऑर्डर, कौन सा कोर्ट करेगा, कौन एप्लीकेशन लगाएगा, अगर एप्लीकेशन लगाई है तो वो जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो कब स्टे होएगी, अगर किसी ने अपील डाल रखी है तो इशू ऑफ प्रोसेस क्या होएगा, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होंगे, अरेस्ट होएगी या अटैचमेंट होएगा जजमेंट डेटर का, या फिर डिलीवरी होएगी उसकी प्रॉपर्टी की, या फिर सेल होएगी उसकी प्रॉपर्टी की। गार्निशी के भी पॉइंट्स आते हैं हमारे। ऑर्डर 21 कंप्लीट टॉपिक आएगा इसमें। देन पार्ट C आ जाता है, स्पेशल सूट्स। स्पेशल सूट्स जैसे पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, एम्बेसडर, डिप्लोमेटिक एजेंट्स के खिलाफ, सोल्जर के खिलाफ, फैमिली मैटर्स के खिलाफ। पब्लिक ऑफिसर का हमारा है सेक्शन 79 टू 82, ऑर्डर 27 है। एम्बेसडर का सेक्शन 82 टू 87, सोल्जर का, पागल इंसान का, माइनर का, छोटे बच्चे का, कोई एसोसिएशन सूट डाल रही है या उसके खिलाफ हो रहा है, उसका ऑर्डर 28 से 32 तक है। फैमिली मैटर के रिगार्डिंग ऑर्डर 32 है। इंडिजेंट पर्सन है, कोई गरीब इंसान है, कहता है कि जी इतनी कोर्ट फी तो मैं दे ही नहीं सकता, उसके लिए ऑर्डर 33 में स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे इंडिजेंट। मॉर्टगेज कर रखे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर कराना है, रिडेम्पशन कराना है, उसके लिए ऑर्डर 34 स्पेसिफिकली है।
इंटरप्लेडर सूट है हमारे पास ऑर्डर 35 में स्पेसिफिकली। स्पेशल प्रोसीडिंग्स करते हैं सेक्शन 89 टू 93 में, जिसको हम ऑर्डर 10 के साथ पढ़ते हैं। इसमें रूल 1A वगैरह ऐड हुए हैं इसमें ADR के रिगार्डिंग, जो ADR का क्लोज होता है अगर सूट में आ जाता है तो। ये हमारा पार्ट C था। पार्ट D है मिसलेनियस थिंग है, इसमें सेक्शन 132 से 158 तक है। तो गाइज़ ये आज की इंट्रोडक्टरी CPC की वीडियोस थी कि CPC को कोर्ट में कैसे चलती है और हमने पढ़ना कैसे है सिंप्लीफाई वे में। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट below in the comment section and please like the video, please share as much as you want.